हाय एवरीवन, आज मैं शुरू कर लेता हूँ आज का नया सेशन से। कल जो पढ़ाए थे हम लोग क्वेश्चन कराए थे 14 नंबर क्वेश्चन तक कराए थे, आपको पीडीएफ मिला हुआ है। आज मैं 41 नंबर क्वेश्चन से पदार्थ का गुण लेकर के आया हूँ। देखो आज का चैप्टर बहुत अहम इसलिए है कि इस चैप्टर में कुछ ना कुछ परेशानी लोगों का होता है, तो मैं फिर फ्लैशबैक में जाकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं गौरव सर एग्जाम क्रांति चैनल पर आपका रोज कुछ न कुछ अच्छी क्वेश्चंस कराने के लिए उपस्थित होता हूँ। इस वीडियो को आप देखते हैं जिससे आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए आपको लाभ होता है। और आपका जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इसलिए जल्दी से मैं ले आया हूं क्योंकि आपको बिना वक्त लगाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे कराना है, ताकि मैं एग्जाम के ड्यूरेशन में आपके साथ जो बना हुआ रहूँगा। मैं ज़्यादा नोटिस करूँगा 28 तारीख के पेपर में क्या पूछा। 28 की रात में वीडियो लगाएंगे, 29 की रात में वीडियो लगाएंगे, रेगुलर क्लास आपके सामने वो आते रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता क्या होगी। तो बात ये क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात समझने वाली है, द्रव का अनुभार अगर बढ़ेगा, द्रव का अनुभार अगर बढ़ेगा तो उसकी श्यानता क्या होगी। श्यानता मतलब होती है विस्कोसिटी। क्या होती है? विस्कोसिटी, ठीक है। देखो दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, विस्कोसिटी पूछ सकता है या फिर आपको डेंसिटी घनत्व भी पूछ सकता है। घनत्व के बारे में पूछ सकता है कि द्रव का अनुभार बढ़ने से घनत्व क्या होगा या श्यानता क्या होगी, ठीक है। तो आप समझिएगा, आपका मोलिकुलर वेट बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? मोलिकुलर वेट बढ़ा रहा है। मान लो कि पानी है, पानी H2O है, तो पानी का घनत्व तो पानी का वाला ही रहेगा, लेकिन अगर आप उसमें H2O में 2H2O कर देते हैं, 3H2O कर देते हैं, तो डेफिनेटली उसका अनुभार बढ़ने वाला है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि अनुभार तभी बढ़ेगा जब मान लो कि पानी में आपका सपोज करो एग्जाम्पल पानी है, पानी में मैंने चीनी मिला दिया, तो डेफिनेटली उसका घनत्व विस्कोसिटी क्या होगा, घनत्व और श्यानता क्या होगा, बदल जाएगा। आप सपोज कीजिए पानी क्योंकि मोटा हो जाएगा ना डस्ट, समझे। आप बात को समझिए कि अगर मैं दूध की बात करता हूँ, 2 लीटर दूध खरीद के लाता हूँ, 5 लीटर दूध खरीद के लाता हूँ, दूध का मोटा है पतला सा कोई संबंध उसमें नहीं है, तो इसलिए श्यानता जो होगा वो अनुभार पर निर्भर नहीं करेगा। हाँ, हालांकि मोलिकुलर वेट की बात अगर करेंगे तो अगर कहते हैं कि O2 है तो O2 का घनत्व अलग होगा, O3 का घनत्व अलग होगा, वो की एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का सीधा मतलब है कि अनुभार बढ़ने से क्या होगा, यानी कि अनुभार का मतलब H2O है तो 2 मोल कर देंगे, 3 मोल कर देंगे, 4 मोल कर देंगे, दूध है तो 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर कर देंगे। ऐसी स्थिति में श्यानता और घनत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आंसर आपका 3 लगेगा, गलती नहीं करिएगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, इसको सही कर लेंगे, फ्लोटिंग लिखेंगे, फ्लोटिंग, इसी को हिंदी में लिख दिया है। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत आप लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है, आर्किमिडीज ने दिया था। इसी में एक क्वेश्चन आ जाएगा, जो आपका जो ये सिंहासन है, सिंहासन नहीं, जो मुकुट है, मुकुट का जो जांच किया जाता था सोने की शुद्धता जांचने के लिए, सोने की शुद्धता कैसे मापी जाती है, या राजा का मुकुट का शुद्धता किसने प्राचीन काल में प्राप्त किया था? तो ये आर्किमिडीज साहब थे जो राजा का दरबार में पहुंचे थे, उसकी शुद्धता जानने के लिए ये सही है कि नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन भी जीएस में देखते हैं, घूमते रहता है, सबका आंसर लगाना आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। कौन सा वैज्ञानिक नियम बतलाता है कि कोई तरल बंद प्रणाली के सभी दिशाओं में सभी समान दाब एक दूसरे पर कार्य करता है? ये लीजिए, एक हम क्या करते हैं, यहाँ पानी भर देते हैं। आप समझेंगे क्वेश्चन को अच्छे से कि मान लीजिए कि ये हाइट है, इस हाइट पर इस दिशा में किसी भी दिशा में दाब यानी प्रेशर क्या होगा, दाब समान रहेगा। ये किसने कहा था? ये कौन सा नियम से था? तो पास्कल के नियम से था। किसके नियम से था? पास्कल के नियम से था। मतलब ऊंचाई पर, इस ऊंचाई पर पानी के इस ऊंचाई पर दाब क्या होगा? हमेशा समान होगा। पानी के इस ऊंचाई पर दाब क्या होगा? हमेशा समान होगा, ठीक है, आप समझिएगा। पानी की उस ऊंचाई पर हमेशा दाब क्या होगा? समान होगा। अगर बात करते हैं कोई दूसरी ऊंचाई का, डेफिनेटली इस ऊंचाई के बारे में बात करेंगे, इस ऊंचाई के बारे में, तो यहाँ पर चारों दिशा में प्रेशर अलग होगा, लेकिन इस बिंदु पर जितना होगा वो चारों दिशा में समान लगेगा। यहाँ से यहाँ अलग है, यानी ऊंचाई अलग अलग होगा तो दाब भी अलग अलग होगा, क्योंकि जानते हैं कि दाब का जो फॉर्मूला होता है वो ρGH होता है। देखो, जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतना ज़्यादा दाब होगा। जितना ज़्यादा आप घनत्व रो, इसको डी भी लिख सकते हैं, जी गुरुत्व त्वरण तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि एच जितना ऊंचाई होगा, प्रेशर जितना गहराई, यानी कि इस ऊंचाई पर प्रेशर
इस ऊंचाई पर प्रेशर, इस ऊंचाई पर प्रेशर, जितना गहरा होता जाएगा प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। समझिएगा कि कोई जो द्रव का वेसल है उसमें दाब सबसे अधिक कहाँ होगा, नीचे होगा, दाब सबसे अधिक नीचे होगा। अच्छे से गौर फरमाइएगा। इसके साथ एक क्वेश्चन और सिखा रहा हूँ कि सबसे निचली बिंदु पर दाब अधिक, दाब अधिक क्यों, क्योंकि गहराई अधिक, ठीक है। लेकिन पूछेगा वेग के बारे में, वेग के बारे में, तो वेग कम, जितना अधिक दाब होगा उतना वेग कम होगा। यानी निचले सतह पर वेग कम होता है, तो वेग किस पर ज्यादा होता है, ऊपरी सतह पर। इस बिंदु पर आपका जो प्रेशर है, दाब कम हो जाएगा और वेग अधिक हो जाएगा। ये पूछेगा क्वेश्चन, तो नॉलेज बना लीजिएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त दाब मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उस यंत्र का क्या नाम है। रक्त दाब मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उसको कहते हैं हम लोग स्फिग्मोमेनोमीटर, क्योंकि जानते हैं स्फिग्मोमीटर जो है सो आपको लगाता है, प्रेशर बाह में बांधता है और पूछ ऐसे दाबता है, आपका निकल जाता है आंसर। बैरोमीटर दाब नॉर्मल वायुमंडल का दाब, वायु का दाब निकालते हैं। टेकोमीटर से घूर्णन गति मापी जाती है, घूर्णन गति मापी जाती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, तो ये क्वेश्चन आज के स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका टाइप 2 क्वेश्चन, इसको मैं जूम कर देता हूं, इसको मैं जूम कर देता हूं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मैं जूम करता हूं, तो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, नहीं दिखेगा तो आप इससे पढ़िए। दिख रहा है, अब तो दिखेगा, अब तो ये दिखेगा। इसको जूम करते हैं। आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा गया है। आप अच्छे से देखिएगा इसको, आप अच्छे से इसको कर लीजिए, तब जाइए एग्जाम में, क्योंकि कल रात के बाद आपका एग्जाम जो है, कल रात का धड़कन बहुत बढ़ जाएगी। एकदम धड़कन को कंट्रोल में रखना है, माता पिता को प्रणाम करना है, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। आप लोग जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हो, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ले लीजिए और एकदम बढ़िया से एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद बताइए भी कैसा गया, क्या साइंस पूछा, क्या मैथ पूछा, क्या करंट अफेयर्स पूछा, बहुत आएगा, बहुत दुआएं आपको लिए। अब देखो एक क्वेश्चन जाते जाते देख लीजिए कि जब किसी छड़ को मरोड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है। तो छड़ को मरोड़ेंगे तो उसका तो रूप बिगड़ेगा, रूप बिगड़ना को ही विकृति कहते हैं, ठीक ना। अब समझिए जो रूप बिगड़ेगा तो कई तरह से बिगड़ जाता है, उसकी लंबाई भी बढ़ सकती है, तो लंबाई बढ़ेगा तो उसका अनुदैर्घ्य विकृति बोलेंगे, उसका आयतन फूल भी सकता है तो उसको आयतन विकृति बोलेंगे। अगर आपको वो किसी एंगल से टेढ़ा हो गया है तो उसको बोलते हैं हम लोग अपरूपण विकृति। तो यहाँ बोलता है मरोड़ा जाता है, तो मरोड़ा वाला में क्या होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं शियर, अपरूपण विकृति बोलते हैं। ये अपरूपण विकृति आपका आंसर होगा, आपका अपरूपण विकृति आपका आंसर होगा। इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। अंग्रेजी एक बार बोल देता हूं इसीलिए कि आपको ज्यादा ज्यादा लाभ हो। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि तार के हुक का नियम, यदि तार हुक के नियम का पालन करता है तो विकृति और प्रतिबल के मध्य का ग्राफ क्या प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि तार हुक के नियम, हुक्स लॉ फॉलो करता है। कमानीदार तुला जो है सो हुक के नियम का पालन करता है। यदि तार हुक के नियम का पालन करता है तो विकृति और प्रतिबल के साथ कैसा ग्राफ होगा। कल से ग्राफ चल रहा है आपका, ये सा ग्राफ होता है। ये प्रतिबल है, प्रतिबल, ये आपकी विकृति है। ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर मैंने रख दिए, और इसको अगर मैं चेंज करके बताऊं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। हुक का नियम का ग्राफ जहां तक सीधी लाइन जाएगी वहीं तक हुक का नियम यानी प्रत्यास्था सीमा तक काम करता है। तो कहेंगे मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा। तो देखो एक्स एक्सिस ये हुआ ना, ये वाई एक्सिस हुआ, तो बताइए एक सीधी रेखा जो वाई अंतरोध के साथ, धनात्मक वाई अंतरोध के साथ सीधी रेखा, तो ये देखो देख लेते हैं। एक सीधी रेखा ऋणात्मक एक्स अंतरोध के साथ इस दिशा में है क्या, नहीं
है तो पॉजिटिव में। एक सीधी रेखा मूल बिंदु से गुजरती हुई, तो यही आंसर सही हुआ, मूल बिंदु से, क्योंकि इसको क्या बोलते हो, मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं सीधे से। वाई एक्सिस मतलब सीधा हो जाएगा, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस के। पहला ऑप्शन जाता है ये वाला पे, सेकेंड ऑप्शन जाता है ये वाला पे, पहला ग्राफ कहता है ये 1 नंबर ये वाला, दूसरा ग्राफ ये, तीसरा ग्राफ कहता है ये, तो आपका आंसर क्या होगा, तीसरा। ठीक है। चौथा, एक सीधी रेखा एक्स एक्स के समांतर, क्या ऐसा ग्राफ होगा, नहीं, यानी मूल बिंदु से गुजरता हुआ ग्राफ होता है, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। तो 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लकड़ी के टुकड़े का आयतन का 4/5वां भाग, अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। ये मीटर आपका लकड़ी के टुकड़े का 4/5वां भाग किसी तरल में डूबा हुआ तैर रहा है। लकड़ी के टुकड़े का 4/5वां भाग, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार सिर्फ समझ लीजिएगा। मुझे जब दिक्कत हो रही थी इस तरह क्वेश्चन को बनाने में, तो मैं एक तरीका निकाल दिया था। हालांकि किताब में जैसा लिखा था, हो सकता है आप उसको कैप्चर ना करें, लेकिन अभी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो देखिएगा बहुत बेहतरीन लगेगा। कुछ भी है तो नहीं, भार बराबर भार कर देते हैं, भार बराबर भार कर देते हैं, आंसर निकल जाता है। वही ट्रिक है निकालने का। इसको निकालिए, अच्छे से देखिए, निकालते हैं। यहां पर लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिएगा, लकड़ी के टुकड़े का आयतन का 4/5वां भाग, ठीक है, किसी तरल में डूबा हुआ तैर, लकड़ी का अपेक्षित घनत्व। सबसे पहली बात है, लकड़ी का घनत्व निकालिए। पहले समझिए क्यों जरूरत पड़ रहा है, समझिएगा। लकड़ी का घनत्व निकालने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लकड़ी का घनत्व बराबर सीधा गुना कर दे 0.8 में पानी के घनत्व से, गुना पानी का घनत्व। पानी का घनत्व तो कौन नहीं जानता, 1000 होता है, 0.8 गुना 1000, तो आपका हो गया 800 हुआ ना। लकड़ी का घनत्व कितना हो गया, 800। इसको क्या लिखोगे, मीटर क्यूब लिखोगे, अच्छे से समझिएगा। तो कि हम जानते हैं किसी आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या जानते हो आप, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु घनत्व, यहाँ लकड़ी है तो लकड़ी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो लकड़ी का घनत्व निकालोगे तो जो भी आपेक्षिक घनत्व कितना दिया हुआ, आपेक्षिक घनत्व 0.8 दिया, तो 0.8 बराबर लकड़ी का घनत्व निकालना है, इसको मान लीजिए x, अब बटे पानी का घनत्व कितना 1000, तो सीधा गुना कर दीजिएगा, वही किए हैं। 800 मीटर क्यूब जो हो गया, ये लकड़ी का घनत्व हो गया 800 kg प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व का होता है केजी मीटर प्रति मीटर क्यूब। इतना हो गया, लकड़ी का घनत्व निकल गया 800। अब कुछ भी नहीं है, हो गया है, सवाल बन गया है। इस सिर्फ 800 को आप क्या करिए, याद रखिए। सवाल यहाँ पर बना रहे हैं, देखिएगा, आप कॉपी में उतारते जाइएगा, क्योंकि आपका जो है सो पीडीएफ का पीपीटी नहीं बना है, तो इस स्क्रीन पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस 800 घनत्व का क्या काम है, कुछ नहीं किए। हमारा तरीका क्या होता है, हम लिखते हैं भार बराबर भार। ये भार जो होता है थोड़ा सा अंतर, ये डूबा हुआ भार है, यानी लकड़ी का भार। सोचिएगा गौर से, क्वेश्चन का आंसर इसी पर आ जाएगा, तुरंत आंसर निकल जाएगा। लकड़ी का भार बराबर, किसी भी लकड़ी हो कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी सवाल हो, बन जाएगा। लकड़ी का भार बराबर डूबा हुआ, पानी में डूबा हुआ भार, कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, भार तो आपका mg होता है, और यहाँ पर भार जो डूबा हुआ है तो m तो बदलेगा, क्योंकि आपको द्रव्यमान में कमी आती है ना। आपका क्या होगा, पानी जैसे अंदर जाएगा थोड़ा कमी आएगा, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए m डैश इंटू जी, क्योंकि जी नहीं बदलेगा और डूबा हुआ, काम खत्म हो गया है। अब देखिए ये जी और ये जी खत्म। अब इस m को आप क्या कीजिए, तोड़िए थोड़ा, इसको बोलते हैं आयतन गुना घनत्व। ये घनत्व किसका हो गया, ये घनत्व तो लीजिएगा किसका, भार, लकड़ी का, तो लकड़ी का घनत्व बराबर, यहां पर देखिए आयतन, डूबा हुआ आयतन, तो इसको भी डैश ले लीजिए, शायद यही पूछ रहा है क्या, तरल में घनत्व क्या होगा, तरल में घनत्व क्या होगा, तो यही डूबा हुआ आयतन गुना, अब देखिएगा अच्छे से, भी रो डी, डी किसका लीजिएगा, जिसमें डूबा हुआ है, पानी का, और जी तो कट गया, काम खत्म हो गया, सवाल बन गया है, सवाल बन गया है, सवाल बन गया है। चलिए अब कहते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा, लकड़ी के टुकड़े का आयतन का 4/5वां भाग तरल में डूबा हुआ है। कितना भाग, 4/5। मान लेते हैं लकड़ी का आयतन भी है, लकड़ी का आयतन क्या है, भी है, लकड़ी का आयतन भी, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलर से लिखेंगे ना तो आपको ज्यादा सही लगेगा। लकड़ी का आयतन भी है, लकड़ी का आयतन भी है, ठीक, भी
गुना लकड़ी घनत्व कितना निकला है 800 बराबर भी डैश कितना हुआ, क्योंकि जानते हैं कि डूबा हुआ भी डैश है, डूबा हुआ है। तो आपका मान लीजिए लकड़ी का टुकड़े का भी है, तो बोलता है लकड़ी के आयतन का 4/5वां भाग तरल में डूबा हुआ है, तो 4/5 लिख दीजिए, 4/5 भी लिख दीजिए, गुना डेंसिटी ऑफ पानी 1000 लिख दीजिए। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पानी क्या कीजिएगा 1000 लिख दीजिए। आपको क्या निकालना है, व्हील। क्या पूछ रहा है कि तो किलोग्राम प्रति मीटर में तरल का घनत्व कितना होगा। ठीक है, भी गुना 800 बराबर 4/5 भी गुना 1000। पानी है कि तरल है, वो तेरी तरल है, ये गलती कर रहे थे। तो पानी नहीं है तरल लिखिए, यही निकालना भी था। क्वेश्चन में हमको पता नहीं चल रहा था निकालना क्या। डी तरल हो गया, भी काटिए। ठीक है, 4 से इसको काटिए 200, यानी कि ये 1000 हो गया। तो डी बराबर निकल के आ रहा है 500 गुना 200। डी यहाँ पर डी तरल, डेंसिटी ऑफ तरल बराबर 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। आंसर होना चाहिए। ये देखिए कुछ नहीं, आपको सिंपल देखिए फिर से बता देते हैं, बोर्ड पर थोड़ा सा ज़्यादा रब हो गया है, अच्छे से समझिए, सब कुछ को भूल जाइए। फार्मूला हुआ, इस फार्मूला से हम लोग लकड़ी घनत्व निकाले। आपेक्षिक घनत्व आपका 0.8 दिया हुआ है, आपेक्षिक घनत्व आपका 0.8 दिया हुआ है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व आपका 0.8 दिया हुआ लकड़ी का। तो लकड़ी का घनत्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0. इस दोनों को गुना कर देंगे, तो वही के लकड़ी घनत्व 0.8 गुना तरल का घनत्व, पानी का घनत्व निकाल कर तुरंत गुना करके इसका निकाल लीजिए। क्या निकाल लिया, 800 kg प्रति मीटर लकड़ी का घनत्व निकाल दिया। ये काम देगा, क्योंकि नेक्स्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन का आंसर बनना है। हम क्या किए, भार का एक टेक्निक है, किसी भी सवाल में काम कर जाता है। ये जो ना सीखा, ई वाला क्वेश्चन छोड़ के आएगा, ई वाला क्वेश्चन छूटना है जो नहीं सीखेगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको सीख करके एनटीपीसी में जाइए। भार बराबर भार डूबा हुआ है, लकड़ी का भार बराबर जितना लकड़ी डूबा हुआ, लकड़ी का भार mg ले लिए, और डूबा हुआ है तो उसके क्या होगा, उसका घनत्व के अकॉर्डिंग होगा, m डैश लिख दिए, जी काट दिए। अब देखो भी आयतन गुना घनत्व इसके लिए लिखे, इसके लिए भी लिखे आयतन गुना घनत्व, लेकिन कितना आयतन डूबा हुआ इसमें लिखेंगे। मान लो लकड़ी का आयतन भी है गुना लकड़ी का घनत्व 800 लिख दिए, बराबर कितना डूबा हुआ है 4/5 भी, इसी का 4/5। देखिए क्वेश्चन में टुकड़े आयतन का 4/5वां भाग, तो 4/5 भी गुना 1000 नहीं लिखेंगे, काट दिए, इसलिए कि पूछ रहा है कि उसी तरल का घनत्व, तो तरल गुना, तो आयतन गुना घनत्व। अब काटो, भी कट गया, 200 है यहाँ, एक 800 है यहाँ, 1000 है, 4 से 4 200 में कट जाएगा, 4 200 हो गया, यहाँ 5 है, 1000 आ गया। तुरंत आंसर निकल के आया क्या, 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। तो इसको बनाइएगा अच्छे, समझे, इसका आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या टी पृष्ठ तनाव वाले तो द्रव के बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब समझिएगा। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो देखो द्रव के अंदर, किसी द्रव के अंदर जो सतह होता है वो दू होता है, रट लीजिए आप। लेकिन साबुन का बुलबुला का बात करेगा, तो साबुन के बुलबुले के अंदर मुक्त सतह, यहाँ भी मुक्त कर दीजिएगा, मुक्त फ्री स्पेस बोलते हैं, फ्री मुक्त सतह 4 होता है, इससे फॉर्मूला रटा जाएगा। यहाँ पूछा है कि इसमें द्रव के बूंद के भीतर, द्रव के बूंद के भीतर, द्रव के बूंद के भीतर, द्रव के बूंद के भीतर पूछा है, द्रव के बूंद के भीतर अतिरिक्त दाब क्या है, क्या पूछा है, अतिरिक्त दाब क्या है। तो आपका दाब बराबर होता है P बराबर, यहाँ पर द्रव के बूंद में क्या गोले यार, 2 गोले यार, 2T/, याद रखिएगा। 40/R जो होगा वो साबुन के बुलबुले में होगा, 40/R जो होगा वो साबुन के बुलबुले में होगा। तो आप समझिए इस चीज को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बोलता है क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर, चौथा नंबर तक हो गया है, चौथा नंबर तक आपका क्वेश्चन हो गया है।
देखो चौथा नंबर में क्या होगा 2T/r, क्यों? क्योंकि बूंद के भीतर पूछा है। पांचवा नंबर में देखिए साबुन के बुलबुले के भीतर पूछा है, तो आंसर साबुन के बुलबुले क्या होगा 3 नंबर लगेगा 40/r। साबुन के बुलबुले का बात करेगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा 3 नंबर लगेगा 40/r लगेगा। अब देखो क्योंकि आपको साबुन के बुलबुले में क्या रहता है, मुख्य सतह 4 गो रहता है 40, यह याद करना होगा, ये चीज़ आपको डेफिनेटली याद करना ही होगा कि साबुन के बुलबुले में होता है 40/r दाब होता है, और द्रव के किसी बूंद के अंदर जो होता है सो 2T/r होता है। तो अब ये चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन आप बनाइए अच्छे से। 6 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं बोला, 0.2 सेंटीमीटर एवं 0.4 सेंटीमीटर दो केस नली समान द्रव डुबोई जाती है। समान द्रव का मतलब क्या हो गया कि उसका जो घनत्व है वो समान है। अब देखो दो केस नली समान, दो केस नली अलग अलग त्रिज्या का है, लेकिन समान द्रव का मतलब सीधा सेंस है कि घनत्व जो है दूध है तो दूधे है पानी, ऐसा नहीं किसी दो केस नली है तो एक में पानी भरा रहता है एक में द्रव दूध भरा रहता है, ऐसी बात नहीं है। दोनों में या तो पानी है तो या द्रव या तो दूध है। इस द्रव समान है इसका मतलब घनत्व क्या है समान है। चलो घनत्व समान है। हम जानते हैं कि H बराबर होता है केस नली में जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई कितना पानी भरा हुआ है इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है 2T cos थीटा बटे रो घनत्व r त्रिज्या g। आप देखिए आपके क्वेश्चन में द्रव समान है तो स्पर्श कोण भी समान होगा, तो ये भी मैटर नहीं है मेरा। आप देखिए द्रव समान है तो उसका पृष्ठ तनाव भी समान होगा क्योंकि समान द्रव लिखा है, कोई मैटर नहीं। द्रव समान है तो उसका घनत्व भी समान है, इसका कोई मतलब नहीं। और g कांस्टेंट होगा इसका कोई मतलब नहीं, ये भी कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, यानी H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो आपको ऊंचाई अगर निकालेंगे H1/H2 तो ये आपका R2 बटे क्या होगा, सॉरी इसको काटिए, R2/R1 हो जाएगा। R2 का मान कितना दिया हुआ देखिए 0.4 और त्रिज्या R1 का मान कितना 0.2, काट दीजिए 2:1 इसका आंसर लगेगा, आंसर 2 लगेगा। आपके सामने 1:2 भी है तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए जरा सा गौर से बढ़िया से देखिएगा, इसको समझ गए अच्छे से देखिएगा। आप चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, लास्ट टाइम करा देता हूँ, आप समझिए इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन ग्राफ से है। इसमें क्या हो गया है इस ग्राफ में हाँ इस ग्राफ थोड़ा अधूरा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको कोई नहीं बताया होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो क्या, क्योंकि किसी को आता नहीं है तो छिपा लेगा ना क्वेश्चन को, मजाक कर रहा हूँ, सबको आता है। चलो देखो ये देखो ये O है, ये क्या है O है, और ये एक्चुअली में OD है, ये एक्चुअली में OC है, ये एक्चुअली में OB है और ये एक्चुअली में OA है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पूछा हुआ है क्या कौन सा पतला तार को बतलाता है। क्वेश्चन में लिख देता हूं, कौन सा पतला तार को बतलाता है। बोला कि इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एक तार है जिसका ग्राफ दिया हुआ है भार और विस्तृति का, हो सकता है हूबहू क्वेश्चन आपके सेट में आ जाए, समझ गए, आसान क्वेश्चन है। तो बोला कि एक तार है, ठीक है ना, उसमें बोला भार और विस्तृति, F भार को क्या बोलोगे F बल, और विस्तृति को बोलते हैं कितना विरूपण हो गया है, मतलब भार खींचेंगे तो लंबाई में परिवर्तन होगा ना, इसको बोलते हैं डेल्टा एल। भार विस्तृति का ग्राफ दिया हुआ है, बताइए कौन सा 4 गो ग्राफ है, 4 में से कौन सा पतला तार है कौन सा मोटा तार। तो क्वेश्चन है पतला तार कौन बतलाएगा। देखो सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर समझते हैं कि हम लोग ये सीखे हैं एक चीज कि जो आपका प्रत्यास्था होता है गामा बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब प्रतिबल को लिखते हैं F बटे ए, अब विकृति को लिखते हैं डेल्टा एल बटे एल, समझ गए। तो पतला तार मोटा तार कैसे समझिएगा, इस ए से समझिएगा, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन मोटा होगा मोटा तार हो गया, और जिसका क्रॉस सेक्शन कम होगा पतला तार हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं। अब हमको ये समझना है सर, अच्छे से समझिएगा, हमको ये समझना है कि हम इस ए को निकालना चाहते हैं। ए को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा और क्रियाकलाप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एफ एल बटे ए डी एल करिए, एफ एल बटे एफ एल बटे एल ऊपर चला गया, ए डी एल कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से ए को निकाल लीजिए, ए को निकालिएगा तो आपका एफ एल बटे गामा डी एल आया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका भार है, ये आपका विस्तृति है। अच्छे से सोचिएगा, भार बटे विस्तृति जो होगा जिसका कम होगा,
समझ रहे हैं ना, भार बटे विस्तृति का अनुपात जिसका कम होगा उसका एरिया भी क्या होगा, कम होगा। एरिया मतलब क्या हो गया, एरिया मतलब ये गोल वाला ये एरिया, ठीक है। यानी भार, ये एफ भार, ये क्या होता है विस्तृति, 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 भार बटे विस्तृति जो होगा वही बतलाएगा इसको। तो जिसका ई कम होगा, भार बटे विस्तृति कम होगा, वही इसका मोटापा यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को भी कम बतलाएगा। अब क्वेश्चन पर चले आइए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी भार बटे विस्तृति कम कैसे होगा। यहाँ पर जानते हैं कि भार है, ये विस्तृति है, तो इसको क्या बोलते हैं वाई, इसको बोल देते हैं एक्स, इसको बोलेंगे ढाल, ढाल को बोलते हैं स्लोप। स्लोप मैंने ढाल बराबर क्या होगा इस ग्राफ का, आप दूरी समय का ग्राफ पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ भार बटे विस्तृति। तो भार बटे विस्तृति क्या बतलाएगा यहाँ पे, तो भार बटे विस्तृति बतलाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बतलाएगा, काट का क्षेत्रफल को बतलाएगा। तो आप समझिएगा, तो कैसे पता चलेगा, यानी जिसका स्लोप, जिसका ढाल मतलब क्या टेन थीटा, टेन थीटा बोले तो जिसका एंगल, जिसका थीटा कम होगा उसका क्या होगा स्लोप भी, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कम होगा। तो बताइए ओ ए जो तार होगा, जो ओ ए तार होगा उसका होगा पतला होगा, उससे अधिक मोटा कौन होगा ओ बी होगा, उससे अधिक मोटा क्या होगा ओ सी होगा, उससे अधिक मोटा क्या होगा ओ डी। मतलब जिसका कोण कम है उसका वो तार भी कम पतला है, जिसका कोण बढ़ते जाएगा उसका मोटापा भी क्या होगा बढ़ते जाएगा। इसका आंसर लगाना ओ ए, ओ ए तार जो है वो पतली है, और सबसे मोटी तार कौन होगी ओ डी होगी। तो ये सब समझिएगा, कुछ नया क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुक का नियम लागू होगा, तो हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्था सीमा तक, हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्था सीमा तक। तो हुक का नियम बोलता है, तो इसमें लिखो लिमिट इल्ड पॉइंट, इल्ड पॉइंट तक टूट जाएगा। तो आपका समझिए हुक का नियम जो होता है सो यही तक लागू होगा। इससे जैसे तिरछा होगा, यहाँ इल्ड पॉइंट है तो ब्रेक हो गया, इसको बोलते हैं प्लास्टिक पॉइंट। प्लास्टिक पॉइंट मतलब यहाँ से वस्तु मूल अवस्था में आना चाहेगी लेकिन आ नहीं पाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं प्लास्टिक पॉइंट पर। ये इल्ड पॉइंट जो होता है इल्ड पॉइंट पर टूट जाएगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक हुक का नियम काम करेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको, लिमिट बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, प्रत्यास्था सीमा बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या, प्रतिबल और विकृति का जहां तक लगेगा, जो कि ये स्ट्रेस दोनों समानुपाती है, प्रतिबल समानुपाती विकृति जहां पर लगेगा वही आपका सही आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 2 नंबर। इल्ड पॉइंट गलत हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट गलत हो जाएगा, प्लास्टिक लिमिट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन इजी है। लकड़ी का एक टुकड़ा, लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैर रहा, जल के भीतर लकड़ी का भार है 50 सेंटीमीटर, लकड़ी का भार है 50, भार पूछा है भाई, भार यानी कि फिर F बराबर mg वाला बात है। भार पूछा है 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, लकड़ी के टुकड़े पर कितना उत्प्लावन बल लग रहा है। तो उत्प्लावन बल F बराबर mg से बाहर थोड़ी है, लेकिन उत्प्लावन बल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी m को बदल देंगे, यानी कि आयतन गुना घनत्व गुना g कर दीजिए, काम खत्म हो गया। आयतन कितना हो रहा है 50 गुना 50 गुना 50, लेकिन आपका जो आंसर है वो न्यूटन में है, यहीं आप गच्चा खा जाइएगा। यहाँ पर आपका है CGS यूनिट, यहाँ पर आपका है SI मात्रक, तो CGS यूनिट को SI में बदलिए, SI में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें क्या करिएगा 100 से भागा दीजिएगा तो मीटर में बदल जाएगा, यानी 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। ये तो सिर्फ आपका क्या हो गया आयतन हो गया। अब बताइए D किसमें, पानी में तैर रहा है, तो पानी का घनत्व कितना 10⁻³ है, 10⁻³ दे दिया, और G का मान कितना लेने वाला है 10, गुना कर दीजिए, आंसर हो गया 10⁻⁴, यानी 10⁻1000 0/8 करिए, 8 से इसको गुना भागा दीजिएगा, इसको तो 125 और 0 1250, आंसर 2। समझ में आया, कुछ नहीं है, आंसर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आज मेरा PPT नहीं तैयार है उसके लिए सॉरी। देखो ये क्वेश्चन कैसा लगता है देखकर, अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो देख कैसा लगता है देखकर। 5 kg वजन का एक लकड़ी का टुकड़ा जल के भीतर उसके आयतन का 60% भाग डूबो कर तैरता है, तो लकड़ी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है। विशिष्ट गुरुत्व
आपेक्षिक घनत्व सब एक ही बात है, निकालने के लिए पूछ रहा है, चलो निकाल लो फार्मूला, फार्मूला सेम है दोनों का, इसलिए निकल जाएगा। आप समझिएगा, इसको समझिएगा। तो आपको समझना है कि आपका विशिष्ट गुरुत्व बराबर, इजी क्वेश्चन था, गुरुत्व बराबर आपका देखिए डूबा हुआ आयतन बटे कुल आयतन। ये फॉर्मूला अलग नहीं पता था आपको तो नहीं बनेगा, बन गया। डूबा हुआ आयतन कितना है 60%, 60% मतलब क्या हुआ 100 हो गया पूरा आयतन, तो 60 क्या हो गया डूबा हुआ आयतन। तो चलिए 60/100 कर लीजिए, 60/100 कर लीजिए, खत्म हो जाएगा, आंसर हो गया 0.6 आंसर ये। ठीक है, अब बताओ जल की बूंद है, जल की बूंद में कितना हो जाएगा दाब, अतिरिक्त दाब, अंदर में 2T/R। यहाँ साबुन के बुलबुले है तो 40/R। यहाँ पर जैसे बोलता है कि द्रव की ऊंचाई का अनुपात, अगर केस नली की त्रिज्या दी हुई होगी तो जो पहला दूसरा दिया हो दूसरा बटा पहला करना, यहाँ पर सीधा 0.4/0.2 करेंगे तो आंसर होगा। तो मेरे लिए ये बात हमको सिखाने के लिए आपके लिए थोड़ा स्लो होते हैं, समझ में आया सबको। अब देखिए क्या है कि ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आपसे जो भी क्वेश्चन आर्किमिडीज वगैरह, सोने की मुकुट की शुद्धता किसके नियम से मापी जाती है, तो आर्किमिडीज के नियम से। आपको पूछेगा उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया, तो आर्किमिडीज ने दिया। उसके बाद जब भी बात करेंगे क्वेश्चन, तो ये वाला फॉर्मूला जो बताया अभी, डूबा हुआ भार बराबर कुल भार करके, यानी कि यहाँ पर जो निकालिएगा VDG, लेकिन डूबा हुआ किस में, तो यहाँ डी पानी लिखिएगा, समझ गए। आयतन जितना भाग डूबा हुआ है, आयतन जो डूबा हुआ है, और जी का मान पते है। यहाँ पर जो कुल भार लिखिएगा यहाँ पे VDG होगा, लेकिन कुल जितना आयतन टोटल ओरिजिनल में है वो ये है डूबा हुआ आयतन। ये आयतन क्या हो गया कुल ओरिजिनल वाला। ये क्या है ओरिजिनल, जो चीज को डुबा रहे हैं वस्तु का घनत्व है, ये वस्तु घनत्व जी। इस चीज को जो जान जाएगा उससे सवाल छूट जाएगा, हमसे तो कभी नहीं छूटा, आपसे भी नहीं छूटेगा। इसलिए न्यूमेरिकल बहुत अच्छा करके जाइए। और आज का वीडियो यहीं रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का क्लास, आज से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी लाइव की, आज की क्लास की जो लाइव वीडियो जा रही है वो लाइव चल जाएगी 10 बजे से 11 बजे रात में। सब लोग को 10 से 11 रात में बहुत स्वागत है, डेली आएंगे, समझ गए।